जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं सो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती। यह प्रश्न भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, जैसे हवा से पानी में, तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। वेग बदलता है, दिशा बदलती है जिसे अपवर्तन कहते हैं, तरंग दैर्घ्य बदलती है, लेकिन आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सूत्र द्वारा उत्पन्न आवृत्ति इस सूत्र की विशेषता होती है और माध्यम के बदलने से नहीं बदलती। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। आपसे पूछा है कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय का विकास फल में होता है, वही अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड का विकास बीज में होता है। पंखुड़ियां और अन्य पुष्पदल निषेचन के बाद सामान्यतः झड़ जाते हैं। अतः फल जो होता है अंडाशय का परिपक्व रूप और बीज होता है, बीजांड का परिपक्व रूप होता है। स्त्री केशर की बात करें तो पुष्प का पूरा स्त्री प्रजनन अंग है, फल नहीं बदलता। बीजांड की बात करें तो यह बीज में बदलता है, फल में नहीं। और पंखुड़ी की बात करें तो यह केवल आकर्षण के लिए होता है, निषेचन के बाद गिर जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की बात करें जो विकल्प में दिया है, अग्नाशय से स्रावित रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन की बात करें तो अधिविक्र ग्रंथि से स्रावित आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है। थायरॉक्सिन की बात करें थायराइड ग्रंथि से स्रावित चयापचय नियंत्रित करता है। और ऑक्सिन की बात करें तो यह पौधों का हार्मोन है जो उनकी वृद्धि और प्रकाश की ओर झुकाव नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट का जो आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इन्हीं की स्मृति पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी चलिए प्रमुख आविष्कार उसके आविष्कारक बताते हैं। टेलीफोन का आविष्कार एग्जाम में पूछता है, तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की, तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट ने पता लगाया, तो डीजल इंजन का खोज रुडोल्फ डीजल ने किया। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जोसेफ ब्लैक ने किया, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्टल ने की। और एक्सरे का खोज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्सरे की खोज के लिए विलियम रॉन्टेंजन को कौन सा पुरस्कार मिला यह भी बताइएगा। एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टेंजन ने की। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। आपसे पूछा है कि सिनेबार जो है किसका प्रमुख अयस्क है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिनेबार का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HGS। क्या HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, या पारे का प्रमुख अयस्क है। इससे पारा धातु को उष्मीय अपघटन द्वारा निकाला जाता है। सिनेबार के विशेष गुण क्या होते हैं, तो यह लाल रंग का खनिज होता है, या उच्च तापमान पर पारा वाष्प के रूप में निकलता है। पारा थर्मामीटर, दवाओं और लैब उपकरणों में प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआनिन और
एडेनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन दोहरी रिंग एडेनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडीन एक एकल रिंग संरचना होता है। डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्स या ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था, प्रयोगशालाओं और उद्योगों में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एनीमोमीटर वायु की मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर की बात करें तो उष्मा मापने के लिए, और अल्टीमीटर की बात करें तो ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि मानी जाती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि यानी कि दोहराकार अंतःस्रावी और बहिस्रावी है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इसलिए यह पाचन एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज बनाती है जो भोजन के पाचन में मदद करती है। क्या इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन भी स्रावित करती है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत ग्रंथि है। सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। और मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है, तो यह अग्नाशय है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य होता है। आपसे पूछा कि मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख का लेंस एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यह आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर रेटिना पर वास्तविक और उल्टा चित्र बनाता है। आंख के लेंस का आकार सिलेरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है पास या दूर की वस्तु देखने के लिए। दूरदृष्टि जैसे मायोपिया, हाइपोरोपिया, प्रेब्रोमाइबिना भी लेंस के आकार अपवर्तन शक्ति से संबंधित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है। आपसे पूछा है कि कार की पीछे आने वाली यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार के साइड मिरर में। यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें बनी छवि आभासी, सीधी और छोटी होती है, लेकिन यह देखने के लिए उपयुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य के दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक जिसे इंसीजर बोलते हैं, सामने वाले तेज दांत होते हैं भोजन को काटने के लिए। कैनाइन की बात करें तो नुकीले दांत होते हैं भोजन को फाड़ने के लिए। और प्रीमोलर की बात करें पूर्व दांत को तो चबाने और पीसने के लिए होते हैं। दांत की बात करें तो बड़े, और मोलर की बात करें तो बड़े और मजबूत दांत होते हैं भोजन को अच्छे से पीसने के लिए। तो कौन कौन से दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर। वयस्क मानव में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। इनमें ये चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम वह ऊतक है जो पौधों में पत्तियों से बने भोजन जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। जो विकल्प में जाइलम दिया हुआ तो जल और खनिजों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम अभी हम लोग पढ़े भोजन का स्थानांतरण करता है पत्तियों से अन्य भागों में। स्टोमेटा की बात करें तो गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोसर्जन के लिए। ट्राइकोम की बात करें तो रक्षात्मक रोम बाल पौधों की रक्षा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न
ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है। आपसे पूछा है कि हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टर हृदय की धड़कन, फेफड़ों की ध्वनि और रक्त प्रवाह की आवाज सुनने के लिए करते हैं। यह यंत्र शरीर की आंतरिक ध्वनियों को बढ़ाकर सुनने में मदद करता है। इसे 1816 ईस्वी में रेने लाइनेक ने आविष्कार किया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, स्फैग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है और थर्मामीटर की बात करें तो शरीर का तापमान मापने का यंत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है वह रिकेटस नामक रोग होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसका मुख्य सूत्र जो है धूप, मछली का तेल, अंडे की जर्दी आदि है। चलिए कुछ प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम बताते हैं। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी अभी हम लोग पढ़ें कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी2। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन बी2 इसका रासायनिक नाम है। यह जल में घुलनशील विटामिन है और ऊर्जा उत्पादन, त्वचा, आंख और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से एरिबोफ्लेनोसिस यानी त्वचा पर फटने, ओठों में दरार, आंखों में जलन हो सकती है। इसकी कमी से एरियोफ्लोनोसिस यानी कि त्वचा पर फटने, ओठों में दरार, आंखों में जलन हो सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक भाग है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात होनी चाहिए, एक बार जान लेते हैं। विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी2 जिससे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी3 इसका रासायनिक नाम नियासिन निकोटिन एसिड है। विटामिन बी5 इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन बी6 इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। विटामिन बी7 इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन बी9 इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है और विटामिन बी12 इसका रासायनिक नाम कोबालामिन है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। आपसे पूछा है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन ने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का विकास किया था। यह उपकरण वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग होता है। ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई डॉप्सन इकाई होती है। इन्हीं के नाम पर इस इकाई का नाम रखा गया। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, तो ओजोन का फार्मूला जो होता है O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वो ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण है तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, कमजोरी आदि। इससे बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड की जांच के लिए प्रमुख टेस्ट जो होता है बिडाल टेस्ट होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने से फैलता है, जल जनित नहीं है। खसरा एक वायरल रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स की बात करें तो यह भी एक वायरल रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर इस लोग आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaSCO3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, NaSCO3। चलिए प्रमुख रासायनिक सूत्र बताते हैं आपको जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल का भी पूछा था, तो HNO3 इसका होता है। नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल का एक पूछता है आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है। एक पूछता है आपसे एथेनॉल का, तो C2H5OH या जो है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। सुक्रोज का क्या होता है? सुक्रोज का होता है C12H22O11। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? तो अभी हम लोग पढ़े NaSCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। और एसिटिक अम्ल का CS3COOH होता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अल्कोहल की उपस्थिति की पहचान किस अपक्रिया से होती है। आपसे पूछा कि अल्कोहल की उपस्थिति की पहचान किस अपक्रिया से होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आइडोफार्म परीक्षण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइडोफार्म परीक्षण का उपयोग विशेष प्रकार के अल्कोहल जैसे मिथाइल कीटोन और एथाइल अल्कोहल की पहचान के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में आयोडीन और क्षार की उपस्थिति में अल्कोहल पीला ठोस बनाता है या पीला अवक्षेप अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। आपसे पूछा है कि अम्लीय वर्षा जो है किस गैस के कारण होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SO2NO2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। SO2 और NO2 जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा वह उस वर्षा को कहा जाता है जिसमें जल की बूंदों के साथ अम्ल मिल जाते हैं। वायुमंडल में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें जल वाष्प के साथ मिलती हैं तो ये क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये अम्लीय यौगिक वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है? तो मिट्टी की उर्वरता घटती है, भवनों और ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान होता है जैसे कि ताजमहल पर, जल जीवों और पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।